नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दर्शकों, ये देखा जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में 80% घरों में बुखार देखा जा रहा है। अब लोगों के मन में इस बुखार को लेकर बहुत सारी बातें हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं वायरल फीवर है, बहुत से लोगों के मन में आता है कोरोना है। आज इस प्रोग्राम में आपको बताया जाएगा जो बुखार आजकल आ रहा है वो कौन सा बुखार है, उसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पहचानें। अगर बुखार आपका 3 से 4 दिन तक नहीं उतरता है तो आपको डॉक्टर से उपचार किस प्रकार से लेना है, क्या आपको एडमिट होने की ज़रूरत है, कौन से टेस्ट आपको कराने हैं, और बुखार के बाद जो कमज़ोरी आती है उसके लिए आपको ऐसा क्या खाना है जिससे वो कमज़ोरी समय रहते पूरी हो सके और आपके शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाए। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ श्री राम सिंह हॉस्पिटल एंड हार्ट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर गौतम सिंह जी हैं। स्वागत है सर। नमस्कार। डॉक्टर गौतम आपको बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। आजकल दिल्ली एनसीआर में देखने वाले बुखार को कैसे देखें? क्या ये वायरल फीवर है? वायरल फीवर कैसे फैलता है? क्या लक्षण होते हैं वायरल बुखार के? 2 से 3 दिन तक बुखार नहीं जा रहा तो क्या करें? कितने दिनों तक रहता है वायरल बुखार? बच्चा बीमार होने पर क्या स्कूल भेजना जरूरी है? क्या वायरल फीवर में बच्चे को नहला सकते हैं? कैसे टेस्ट वायरल फीवर के दौरान कराने चाहिए? खान पान किस तरह का हो वायरल फीवर के दौरान? बुखार के बाद आई कमजोरी को आखिर कैसे ठीक करें? दिल्ली एनसीआर में लगभग 80% घरों में बुखार देखा जा रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा ये बुखार किस तरह का है, लेकिन विशेषज्ञ बता रहे हैं समय के हिसाब से वायरल बुखार इसको देखा जा रहा है और कहीं कहीं तो कोरोना वायरस के भी संक्रमण देखने के बाद कोरोना भी बताया जा रहा है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे वायरल बुखार होने पर क्या करें, क्योंकि देखा जाता है कि वायरल बुखार आने के समय लोगों में कमजोरी बहुत हो जाती है। कई बार तो ये देखा जा रहा है कि 2 से 3 दिन तक बुखार नहीं उतर रहा है, लोगों को अस्पताल में जाने की नौबत आ रही है। तो क्या है साइन और सिम्टम्स, कैसे करें ठीक वायरल बुखार को, और बुखार के आने के बाद की कमजोरी पर किस प्रकार से खान पान रखना है जिससे समस्या से निपटा जा सके। अगर आपको जाननी है ये सारी अहम बातें तो आप जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हेल्थ डेस्क से सुनील चौहान, CCN न्यूज, दिल्ली। तो जैसा आपने रिपोर्ट में देखा और जानने की कोशिश की, बुखार बहुत ज्यादा देखा जा रहा है और लोग परेशान भी हैं। कई बार तो ये देखा जाता है किसी एक परिवार को सदस्य में हुई बुखार हुआ तो और लोगों में बुखार का संक्रमण देखा जा रहा है। सर, आज मैंने आपको इसलिए आमंत्रित किया इस प्रोग्राम में क्योंकि दिल्ली एनसीआर में देखा जा रहा है कि अधिकतर घरों में बुखार बहुत ज़्यादा है और ऐसा बुखार है लोगों का जो बदन है तोड़ देता है, कमज़ोरी बहुत लेकर आता है। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको ये बताइए ये बुखार आखिर कौन सा बुखार है? क्या इस बुखार को वायरल फीवर माना जाए? सुनील, बिल्कुल ये हम देख रहे हैं कि पिछले 2-2.5 साल से अब जो है कंटिन्यूस हो गया है कि फीवर का पैटर्न जो है वो बनता जा रहा है और बुखार एक के बाद एक कोई ना कोई कारण से जो है वो लोगों में देखा जा रहा है। आजकल जो बुखार चल रहा है वो वायरल फीवर का बुखार जो है वो बहुत ज़्यादा दिल्ली में चल रहा है। लगभग काफ़ी घरों के अंदर लोग जो हैं वायरल फीवर से जो है वो पीड़ित हैं। इसमें समझने की बात यह है कि ऐसे जो समय है, ये जो समय है जहाँ थोड़ी बहुत बारिश भी हुई है, ऐसे टाइम के अंदर एक एंट्रिक फीवर करके भी जो होता है बीमारी, जिसको टाइफाइड भी बोला जाता है, ये भी आजकल देखा जा रहा है। तो ये भी एक फीवर जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। साथ साथ डेंगू और चिकनगुनिया के भी जो है वो मरीज़ आ रहे हैं और कोविड तो है ही है। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो है हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ़ फीवर के केसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और लोगों को अच्छी खासी सावधानी बरतने की और समझ से, सूझबूझ से काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे वो अपने को और अपने परिवार को ऐसे समय में बुखार से बचा सकें। बिल्कुल, मतलब डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, अपने को और अपने परिवार को बचा सके, क्योंकि देखा जा रहा है अगर परिवार के किसी एक सदस्य को हुआ तो संक्रमित और लोग भी हो जाते हैं। तो प्रिकॉशन, सावधानियां हम लोगों को रखना बेहद ज़रूरी है। सर,
वायरल फीवर कैसे फैलता है, इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, जब हम बात करते हैं वायरल फीवर की, तो वायरल फीवर के अंदर कोई भी वायरस जब हमारे बॉडी पे अटैक करता है, चाहे वो आरएनए वायरस हो या डीएनए वायरस हो, वो हमारे बॉडी पे अटैक करता है, फीवर पैदा करता है, उसको वायरल फीवर कह सकते हैं। तो अगर आप ये कहेंगे जी कोविड भी क्या एक वायरल फीवर है, हाँ जी, कोविड भी एक वायरल फीवर है। और ऐसे अनेकों प्रकार के वायरल फीवर जो होते हैं, अधिकतर जो वायरल फीवर है जो अब हम ये देख रहे हैं, इस वायरल फीवर के अंदर बहुत तेज़ बुखार आना, साथ में सर दर्द का होना, इस तरह के सिम्टम जो है बहुत कॉमनली देखे जा रहे हैं। साथ साथ थोड़ा बहुत गले के अंदर जो है खराश होना, गले के अंदर लालपन आ जाना, गले के अंदर सूखा गला रहना, ऐसा लगना कि गला सूख सा रहा है, इस तरह के सिम्टम जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये वायरल फीवर के सिम्टम्स आ रहे हैं। जब ये वायरस जो है, अगर हम इसको स्पेसिफिक करके ये कह सकते हैं कि कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स हैं, तो जिन लोगों को कोरोना वायरस के सिम्टम्स हो रहे हैं, उसमें उन लोगों को बुखार के साथ साथ जो है बिल्कुल बॉडी एक होना, बहुत बदन तोड़ बॉडी एक होना, इस तरह के सिम्टम्स, साथ में थोड़ा बहुत लूज मोशन लग जाना, इस तरह के सिम्टम्स जो है उन लोगों में देखे जा रहे हैं। और उसके साथ साथ खांसी, बलगम, सांस का फूलना, ये उन लोगों में कॉमन हो जाता है जिन लोगों को कोविड होता है। और जो टाइफाइड के पेशेंट होते हैं, उसके अंदर जो है वो लूज मोशन और बिल्कुल उल्टी और लूज मोशन उनको जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऐसा लगता है फूड पॉइजनिंग हो गई हो, तो वो टाइफाइड के पेशेंट्स में जो है देखा जाता है। और डेंगू के पेशेंट्स में जो है वो हाई ग्रेड फीवर और साथ साथ पेट में दर्द का होना, ये जो है कॉमन सिम्टम्स होते हैं डेंगू के पेशेंट के अंदर। और कई बार जो है उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी शुरुआत में ही हो जाती है और जी मचलाने की उनको जो है स्थिति ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह के जो है वो सिम्टम डेंगू में जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये सारे सिम्टम्स को अगर हम समझेंगे तो पेशेंट से बस बात करके, या किसी को अगर हुआ है तो वो खुद ही समझ सकते हैं कि उनको कौन सा वाला बुखार हुआ है और उसके लिए उनको क्या प्रक्रिया करने की ज़रूरत है, कैसे अपने और अपने परिवार का बचाव करें, ये समझ जाएं तो हम जो है वो इसकी चेन को रोक सकते हैं और आगे ये हमसे स्प्रेड नहीं होगा। तो बहुत जल्दी जो है इसका वायरस हमारे दिल्ली के अंदर से जो है जा सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई, वायरस किस प्रकार से दिल्ली के अंदर जा सकता है अगर हम लोग सावधानियां बरतें। आपने सर बताया कि पेट में दर्द होना, बुखार आना डेंगू की निशानी है, लेकिन सर कई बार ये देखा जाता है लोगों को बुखार आया अचानक से, उन्होंने घर में रखी क्रोसिन या पैरासीटामोल को ले लिया, डोलो जो बहुत आजकल विवादों में है, वो भी लोग ले लेते हैं, क्योंकि कोविड के टाइम पर हर कोई डोलो 650 को लेते थे। आप लोग भी रिकमेंड करते थे डॉक्टर्स कि आप लोग डोलो लीजिए, टेम्परेचर को डाउन कीजिए। लेने के बाद टेम्परेचर डाउन हो जाता है, लेकिन बहुत से लोगों में ये देखा जाता है कि बुखार कम नहीं होता है 2 से 3 दिन के अंदर। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है? और सर जब बुखार के साथ साथ लोगों में कपकपी, शिवरिंग होना और घबराहट होना, सिर दर्द होना, बदन दर्द होना, ऐसे सिम्टम्स आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या एडमिट होने की ज़रूरत है? सुनील, बहुत ही आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा और आपने जो है वो डोलो पे भी व्यंग किया। तो मैं ये कहता हूँ कि एक नाम है जो आसानी से जो है लोगों के ज़बान पे चढ़ जाता है। कभी जो है वो सूमो भी जो है वो बड़ा लोगों के ज़बान पे चढ़ा हुआ था, कभी नाइस टैबलेट जो है वो ज़बान पे चढ़ी हुई थी लोगों के। आजकल जो है ये डोलो का चढ़ा हुआ है। तो डेफिनेटली पैरासीटामोल तो जो है वो हर लोग रेकमेंड करते हैं, मगर लोगों के लिए याद करना मुश्किल है। तो आसान नाम डॉक्टर भी ढूंढता है और डॉक्टर भी इंसान है, डॉक्टर को भी आसान नाम याद करने में आसानी सी हो जाती है। तो डेफिनेटली अगर आपको जो है वो फीवर है तो आपको जो है वो बुखार के लिए पैरासीटामोल जो है वो ज़रूर खानी चाहिए। पैरासीटामोल की अलग अलग स्ट्रेंथ आती है, 350 की आती है, 500 की आती है, 650 की आती है। तो एक अडल्ट अगर आदमी है तो उसको 650 mg की कम से कम दिन में 2 बार तक लेनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दिन में जो है 4 बार तक भी वो ले सकते हैं, सावधानी बरतते हुए। तो आप जो है वो ये पैरासीटामोल की गोली लें, जिससे आपका जो है वो बुखार कम होता है और बुखार टूटता है। साथ साथ अगर बुखार तेज़ है तो ठंडी पट्टियाँ कर सकते हैं आप। अगर जो है ऐसे समय के अंदर जो है हमें को ये देखना चाहिए कि जब पसीना आ रहा है तो हमारा जो है वो बुखार कम हो रहा है, तो उस समय पे अपने गीले कपड़ों में ही ना रहें, कपड़े चेंज कर लेना चाहिए। और ऐसे समय के अंदर अगर बुखार जो है कम हो रहा है तो हल्का फुल्का गुनगुने पानी से नहाना भी जो है वो कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा दे जाता है। तो हम ये देखना चाहिए कि अगर बुखार जो हमारा कम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका बुखार जो है वो कम नहीं हो रहा और एक दिन आपने जो है वो दवाई खाई, आपका बुखार कम नहीं हो रहा, तो ये बहुत सही समय रहेगा आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करने का,
क्योंकि अगर जो बुखार लंबे टाइम तक रहेगा आपको, तो उसके बाद फिर आगे चल के लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कमजोरियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और बुखार को फिर तोड़ना भी उतना मुश्किल हो जाता है। तो आपके डॉक्टर जो है वो डेफिनेटली पैरासीटामोल की दवाई के साथ साथ और कुछ दवाइयाँ ऐड करके आपके बुखार को तोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर जो है ये टैबलेट से जो है वो घर में ही सही हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत है। स्पेशली जो कोविड के पेशेंट्स हैं जिनके अंदर सैचुरेशन कम हो जाती है या उनके अंदर कोई कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या ओबेसिटी, ऐसे पेशेंट को जितना जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट करें उतना ही उनके रिकवरी के लिए बेटर रहता है। और हम ये देखते हैं कि ऐसे पेशेंट्स के अंदर रिकवरी जो है वो बहुत फास्ट हो जाती है। बिल्कुल, आपने सर बहुत अच्छी बात बताई कि अगर थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 से 3 दिन हो गए और बुखार नहीं जा रहा है तो डॉक्टर के पास जाना बेहद ज़रूरी है। नहीं तो अगर समय निकल जाता है तो डॉक्टर्स के लिए परेशानी बहुत जाती है, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सर ये देखा जाए वायरल फीवर का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? देखिए, वायरल फीवर का इंक्यूबेशन जो है वो 1 दिन से लेके 7 दिन तक, अधिकतर मैक्सिमम जो जाता है वो 10 दिन तक जाता है। बट हम ये मान के चलें कि 1 दिन से लेके 7 दिन तक का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अलग अलग प्रकार के वायरसेस होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर आज मुझे वायरस लगा है तो हो सकता है कि अगले दिन मुझे बुखार आए या 7 दिन बाद बुखार आए। तो अगर आपको कभी बुखार आता है तो आपको डॉक्टर ये ज़रूर पूछ सकता है कि आप पिछले हफ्ते आप जो है क्या कॉन्टैक्ट्स में रहे, क्या उसमें रहे। अगर डॉक्टर जो है वो सस्पेक्ट करता है तो हमारे को जो है वो 1 से 7 दिन तक का जो है वो समय देना चाहिए, इससे पहले कि हम ये डिसाइड करें कि वायरल फीवर के सिम्टम्स जो है वो हमारे अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जैसे कि अगर किसी का जो है बाय मिस्टेक एक्सपोजर हो जाता है, या तो डॉक्टर के साथ एक्सपोजर हो जाता है, या आप किसी के साथ थे और बाद में आपको पता चलता है कि उसको कोविड निकला। आजकल हम ये देख रहे हैं कि स्कूल के बच्चों में कोविड जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। एक क्लास के अंदर एक बच्चा आया, उसके बाद कुछ समय के बाद दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, तो उनके अंदर जो है कोविड के लक्षण देखे जा रहे हैं वैक्सीनेशन लगने के बावजूद भी। तो अगर जो है आपको पता चलता है कि आप किसी के कांटेक्ट में आए थे जिसको कोविड निकला है, तो आप 7 दिन का आइसोलेशन कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये पता रहे कि आप सेफ हैं, आपसे जो है वो और किसी को कोविड नहीं होगा, और 7 दिन के आइसोलेशन के बाद आप बाहर आ सकते हैं। तो ये आपके लिए एक सेफ्टी प्रोटोकॉल होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि कोविड वायरस की जो लाइफ साइकिल है, जो हमारे को सिम्टम्स आने का टाइम है, वो 7 दिन का है। तो 7 दिन के अंदर अधिकतर सारी वायरसेस के जो है वो सिम्टम्स लगभग एविडेंट हो जाते हैं। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा इसमें एक सवाल मेरे लिए और खड़ा कर दिया। बहुत अच्छा सवाल रहेगा, टॉपिक से हट कर है। जहाँ तक मुझे पता है नोएडा में आपका एक स्कूल है, आप उसके डायरेक्टर हैं और काफ़ी अच्छा स्कूल वो चल रहा है। और आपने कहा कि अगर स्कूल में कोई बच्चा कोरोना पॉजिटिव निकल आता है तो पूरे क्लास के लिए कहते हैं कि आपको एक गाइडलाइंस हो जाती है कि इन बच्चों को इस प्रोटोकॉल में रहना है और इतने दिन तक आइसोलेशन में रहना है जो उनके संपर्क में आए हैं। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, अगर किसी के बच्चे स्कूल में जाते हैं और वहाँ पे कोविड पेशेंट मिल जाता है, कोई बच्चा है, तो उन पेरेंट्स को ऐसी कौन सी बातों को ध्यान में रखना है जिससे संक्रमण की रफ्तार को रोका जा सके, और जो बच्चा कोरोना पॉजिटिव निकला है उसके साथ किस प्रकार से व्यवहार करना है? देखिए सुनील, बिल्कुल ये आपका बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और हमारे बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हमने जो किस हिसाब से जो है इसको प्रोटोकॉल को बना रखा है, क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, विशेषज्ञ हूँ, तो मैंने जो है ये प्रोटोकॉल खुद बनाए हुए हैं और जिसके अंदर हम जो है पेरेंट्स को एजुकेट करते हैं कि अगर आपके बच्चे के अंदर कोई भी सिम्टम हो तो सबसे पहले तो उसको ना भेजें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है जिसको ओवरलुक कर दिया जाता है, और जब तक स्कूल्स इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तब तक जो है ये साइकिल को तोड़ना जो है बहुत ही ज़्यादा असंभव हो जाएगा। मैं हैरान हूँ, मेरे बच्चे भी जिस स्कूल में जाते हैं उस स्कूल से मुझे कभी कोई कॉल नहीं आया या कभी कोई मैसेज नहीं आया जो ये कहता हो कि अगर आपके बच्चे की तबीयत जो है वो हल्की सी भी आपको ख़राब लग रही हो तो उस दिन बच्चे को स्कूल मिस करा दें, उसको स्कूल ना भेजें, जिससे कि आपको पता चले कि बच्चे को फीवर जो है वो ज़्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल और बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो पेरेंट एजुकेशन होनी चाहिए, जो पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका बच्चा एक दिन स्कूल चला जाएगा तो ये संभव है कि वो आगे जो है वो कई बच्चों को बीमार कर सकता है, और ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान की बात है। तो यहाँ पे जो है संक्रमण को रोकना चाहिए, और अगर जो है वो किसी स्कूल के अंदर कोई क्लास के अंदर कोई बच्चा पॉजिटिव आ जाता है तो हमारे को ये देखना चाहिए कि उनको
तो घर पे आइसोलेट करें। और बाकी अगर कोई उसके क्लोज कांटेक्ट वाले बच्चे हैं जो बिल्कुल उसके खास फ्रेंड सर्कल में आते हैं या साथ में एक ही टेबल पे बैठते हैं, उन बच्चों को भी हम जो है 3 दिन के लिए आइसोलेट करने के लिए कह सकते हैं। और बाकी बच्चों को जो है वो मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइज़र का जो है वो एक रिव्यू दे सकते हैं कि आप इन चीज़ों के ऊपर दोबारा से ध्यान दीजिए, क्योंकि स्कूल तो आजकल ये मैंडेटरी कर ही रहे हैं कि बच्चों को सारे टाइम मास्क पहनना है, तो ये एक अच्छी बात है। बिल्कुल, और स्कूल की अपनी अपनी गाइडलाइंस भी हैं जिससे कोरोना के संक्रमण की रफ्तार को रोका जा सके। सर, ये सारी बातें आपने बता दी। अब जो छोटे बच्चे हैं उनको वायरल फीवर है तो क्या उनको नहला सकते हैं? देखिए, जो छोटे बच्चे हैं अगर उनको वायरल फीवर है तो उनको हाई ग्रेड फीवर के दौरान तो नहीं नहलाना चाहिए, मगर जब उनका फीवर जो है टूट जाता है तो अगर बिल्कुल ही छोटे बच्चे हैं तो उनको स्पंजिंग करके हम उनको जो है साफ़ कर सकते हैं। और जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं अगर वो नहाना चाहते हैं तो उनको नहला भी सकते हैं। कपड़े फ्रीक्वेंटली चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो है वो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, पसीना बहुत ज़्यादा होता है, तो इस ऐसे में डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। तो आपको जो है नहाने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो गुनगुने पानी से नहाएं, मगर ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल, इस बात को ध्यान में रखें, बहुत अच्छी बात है। गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना है नहाते समय, ठंडे पानी का इस्तेमाल डॉक्टर साहब कह रहे हैं नहीं करना है। अगला सवाल सर मेरा आपसे है, ये आपने सारी बातें बता दी, लेकिन सर जब वायरल फीवर है तो क्या ब्लड टेस्ट कराना ज़रूरी है? ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो वायरल फीवर के दौरान कराने चाहिए? देखिए सुनील, हमें ये देखना चाहिए कि आजकल फीवर इतना ज़्यादा चल रहा है कि अगर जो है वो दूसरे, तीसरे, चौथे दिन तक फीवर नहीं टूटा और उसके बाद हम हॉस्पिटल में या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और उसके बाद भी हम ये कहते हैं कि अभी कुछ आप 2 दिन 3 दिन दवाई दे के देख लो और फिर आप देखना कि अगर जांच करानी है, तो 6-7 दिन के बाद तो जो है हमें या तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस मिलेंगी या हमारे को 6-7 दिन के बाद जो है रिपोर्ट्स में कुछ नहीं मिलेगा और बड़ा कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो जाएगा कि जो है वो ये चल क्या रहा है। तो अर्ली डायग्नोसिस जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हमेशा ये रेकमेंड करूँगा कि डायग्नोसिस करने में कोई हार्म नहीं होता, बेसिक टेस्ट कराने में कोई हार्म नहीं होता। अगर आपकी तबीयत ख़राब लग रही है तो पहले दिन नहीं, बेशक तो दूसरे दिन आप जो है वो अपने बेसिक टेस्ट ज़रूर करा लीजिए, जिसके अंदर कंप्लीट ब्लड काउंट, हीमोग्राम, आपके प्लेटलेट काउंट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं भी आता, अगर उसके अंदर कोई पैरामीटर ऊपर या नीचे नहीं भी हुआ, तो भी वो एक बेसलाइन बन जाता है, जिससे कि जब हम अगला टेस्ट करेंगे, मान लीजिए बुखार नहीं टूटा, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद हम अगला टेस्ट करेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि प्लेटलेट पहले के मुकाबले बढ़े हैं या घटे हैं, या आपका सीबीसी पहले के मुकाबले टीएलसी बढ़ा है कि घटा है। तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि ये जो है वो वायरल फीवर की तरफ है या इन्फेक्टिव फीवर की तरफ है, क्योंकि दोनों तीनों में जो है वो आप ये समझिए कि ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है इलाज के अंदर। अदरवाइज जो है वो डॉक्टर को क्या करना पड़ता है कि डॉक्टर को मल्टीपल दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, इसको भी ध्यान में रखते हुए, उसको भी ध्यान में रखते हुए, और इतनी दवाई आपके लिए खाना भी मुश्किल हो जाता है और डाइजेस्ट करना भी मुश्किल हो जाता है। तो मतलब आपने कहा कि अपना इस बात पे ध्यान रखना है कि आपका एचपी कितना है, टीएलसी कितने हैं, जिससे आपको इशारा लग सके कि बुखार आपका। प्लेटलेट्स काउंट भी बहुत है, और सर देखा जाता है कि डेंगू में प्लेटलेट्स का खतरा बहुत ज़्यादा होता है और बहुत से लोगों की डेथ भी हो जाती है प्लेटलेट्स काउंट कम हो तो। ये बात आपने सर बता दी। अगला सवाल मेरा सर आपसे, बुखार के दौरान कमज़ोरी आ जाती है और कमज़ोरी कहते हैं कि बुखार जाने के बाद भी बनी रहती है, तो जब बुखार है हमें अपना डाइट चार्ट किस प्रकार से रखना है जिससे बॉडी को पूरी एक एनर्जी मिले, प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहे, और बुखार जाने के बाद जो कमज़ोरी है उसकी भरपाई कैसे हो? देखिए सुनील, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। हम जो है वो कितने सालों से जो है वो ये दुनिया में देख रहे हैं कि वायरल फीवर जो है वो जब भी आता है, वायरल फीवर जाने के बाद जो है वीकनेस रहती है। खाली जो है ये प्रोमिनेंट कब हुई है? प्रोमिनेंट हुई कोविड के बाद, क्योंकि कोविड के बाद जो है एक्सट्रीम वीकनेस जिसको बोलते हैं, बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा कमज़ोरी कुछ लोगों में देखी गई। एक जो है वो नया टर्म जो है वो लॉन्च हुआ है, जो कि कल ही हमारे मेडिकल जगत में लॉन्च हुआ है, जिसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड कोविड। अभी तक कोई भी चीज़ नहीं थी जिसको प्रोलॉन्ग कोविड बोला जाता था, मगर अब ये बोलते हैं कि 12 दिन से ऊपर अगर किसी को कोविड के सिम्टम्स रह गए हैं तो उसको प्रोलॉन्ग कोविड कहा जा सकता है। और ये जो है वो देखा जाता है कि 3 से 4 महीने तक भी कोविड के सिम्टम्स जो है लोगों को रह सकते हैं, या उसकी कमज़ोरी, लोगों में खांसी, सांस का फूलना या सैचुरेशन का कम होना, ये जो है वो प्रोलॉन्ग कोविड में भी देखा जा सकता है। तो कोविड के बाद जो है ये एक बहुत लंबा अरसा जो है लोगों को वीकनेस, कमज़ोरी का जो वो रहता है,
उससे जो है ये पता चलता है कि बॉडी के अंदर जो है कितनी ज़्यादा कमज़ोरी आ चुकी है। तो आपको जो है डाइट अपना बहुत ज़रूरी है, आप क्या डाइट लें जिससे कि ये सिम्टम्स आपके अंदर ना आए। तो सबसे पहले अव्वल दर्जे पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो है वो पानी पीना है। तो भरपूर जो है वो पानी का सेवन करना चाहिए, जिसके अंदर हमें देखना चाहिए कि हमारे को सारी दवाइयाँ लेने के बावजूद भी हमारे यूरिन का कलर जो है वो बिल्कुल ऑफ वाइट या क्लियर सा हो गया है, इतना हमें पानी लेना चाहिए। अगर हम मेजरमेंट क्वांटिटी में लें तो एक नॉर्मल इंसान जिसको किडनी या हार्ट की कोई बीमारी नहीं है उसको 3.5 से 4 लीटर तक पानी का जो है वो सेवन करना चाहिए एक दिन के अंदर, जिनको जो है बुखार की या वायरल फीवर की जो है समस्या है। उसके साथ साथ फलों का सेवन करना बहुत अच्छा रहता है हमारे लिए बीमारी के दौरान भी, जिससे कि जो है हमारे को आगे चल के जो है वो दिक्कत ना हो। ऐसे के अंदर जो है वो सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं जैसे कि संतरा, ऑरेंज, कीवी, इस तरह के फल का सेवन करना जो है वो बहुत अच्छा रहता है। और साथ साथ हल्की डाइट लेना जिसमें मिर्च मसाले कम, तेल चिकनाई कम करके हमारे को लेनी चाहिए। जैसे दलिया, खिचड़ी, लौकी और आलू की जो है वो एक खिचड़ा जैसा बना लेते हैं बिना जो है वो तेल चिकनाई के। तो इस तरह की डाइट हम लेते रहें और वायरल फीवर के ख़त्म होते होते हमारे को कुछ मल्टीविटामिन्स ले लेनी चाहिए, जिससे कि फास्टर हमारी रिकवरी हो जाती है। मतलब मल्टीपल विटामिन्स हमको लेने ही लेने हैं। और आपने कहा सिट्रिक फ्रूट्स, जैसे आपने कहा नींबू, मौसमी, संतरा, कीवी में फाइबर बहुत होता है कहते हैं। ये सब चीज़ें लेने से जो है हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और जो वीकनेस है डॉक्टर साहब बता रहे हैं दर्शकों वो कम होने लगती है। और आपने कहा कि थोड़े टाइम तक वीकनेस तो रहती ही है। सर लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ, शो को वाइंड अप करूँगा। इस बुखार में सर ये भी देखा जा रहा है लोगों को खांसी है, जुकाम है, कफ भी आ रहा है, तो क्या ये माना जाए कि कोविड का इशारा कर सकता है? देखिए सुनील, बहुत सारे ऐसे हमारे पेशेंट होते हैं जो वायरल फीवर सोच के आते हैं और कोविड उनका नेगेटिव होता है, मगर सीटी स्कैन के अंदर बिल्कुल वही कोरोना वाली पिक्चर आ रही है। अब जो है ये पीछे 1-1.5 साल से जो है इस तरह के नहीं थे जो केसेस अब निकल के आ रहे हैं, जिनके अंदर कोरोना उसी प्रकार से जैसे कि फर्स्ट वेव के अंदर कोविड हुआ था, उसी प्रकार से कोविड के जो है सिम्टम निकल के आ रहे हैं और सीटी फाइंडिंग जो है उसी प्रकार से निकल के आ रही हैं। तो अगर आपको जो है खांसी है, बलगम है, तो डेफिनेटली फर्स्ट डाउट हमारे को जो है वो कोविड लेना चाहिए। मगर ये ज़रूर देखा गया है कि कोविड के अलावा भी और अपर रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन होते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, जिसके अंदर निमोनिया भी हो सकता है, जिसके अंदर और प्रकार के जो है वो इन्फेक्शन भी लंग के हो सकते हैं, उसके अंदर भी बलगम आने की, खांसी के साथ जो है शिकायत हो सकती है बुखार के साथ। मगर आपको आज की डेट में तो फर्स्ट प्रायोरिटी कोविड सोच के ही चलनी चाहिए, जिससे कि आप उसको मिस ना करें और उसका इलाज जो है वो तुरंत लें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बता रही है। और देखो बहुत से लोगों का देखा गया है कि समय रहते इलाज लिया तो उनकी जान बच गई, अगर थोड़ा भी लेट हो गए तो कोरोना काल में देखा गया कि सिचुएशंस हाथ से सर निकल चुकी थी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। तो देखा आपने, डॉक्टर गौतम सिंह ने आपको बताया, समझाया बुखार को हल्के में ना लेना है। मतलब बुखार अगर आप लोगों के है तो बिल्कुल ज़्यादा टाइम तक रहता है तो प्लीज़ आप लोग टेस्ट कराइए और अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए, समय समय पर उसकी जांच करना बेहद ज़रूरी है। सर ने कहा कि आज के टाइम में जो भी साइन और सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, चाहे कोल्ड है, कफ है और बदन दर्द है, तो एक बार आप लोग कोविड टेस्ट भी करा सकते हैं। और संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए अपने परिवार से दूरियां बनाकर रखें, चाहे आपको वायरल फीवर है, कोई सा फीवर है, संक्रमण की रफ्तार को आपको रोकना है। और सबसे बड़ी बात सर ने कही कि अगर स्कूल में कोई बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो पूरे क्लास को जो स्कूल का प्रोटोकॉल है, गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग रहना है, जिससे संक्रमण की रफ्तार और बच्चों को ना हो। अगर किसी का बच्चा बीमार है तो स्कूल में ना भेजें, जिससे और बच्चे संक्रमित हो सकें। ये सारी बातें सर ने बताई, क्योंकि देखा जा रहा है दिल्ली एनसीआर में 80% घरों में बुखार देखा जा रहा है, चिंता का विषय इस समय बना हुआ है। तो इसीलिए आप लोगों को सावधानियां बरतना बेहद ज़रूरी है और समय पर इलाज लेना भी बेहद ज़रूरी है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए सीसीएन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।